एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब डबल रैंडम वेरिएबल या मोर देन वन रैंडम वेरिएबल के केसेस भी हम बहुत सारे देख चुके। कब कन्वोल्यूशन करना है, कब कन्वोल्यूशन नहीं करना है, वो भी हम समझ चुके। ठीक है, तो चीजों को बस धीरे धीरे हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते जा रहे हैं, उसको अप्लाई करने की कोशिश करते जा रहे हैं ना। तो अब जो चीजें हमने पढ़ी थी उस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन और कर लेते हैं, फिर गेट के कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, फिर रैंडम वेरिएबल ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं इस लेक्चर में, क्या है। तो ध्यान से देखो, पिछले लेक्चर में मैं एंड किया था कहां पे, लेक्चर वहीं से शुरू करता हूं। मैंने एंड किया था लेक्चर यहां पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, अगर दो रैंडम वेरिएबल है एक्स वाई, अगर वो 0 हो तो हम कहते हैं इसको कि x और y रैंडम वेरिएबल्स आर ऑर्थोगोनल। x एंड y रैंडम वेरिएबल्स आर ऑर्थोगोनल। और ये था क्या, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स वाई एफ एक्स वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। यही तो होता था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई का, यही फार्मूला होता था। अब ध्यान से सोचो, आप ऑर्थोगोनैलिटी पढ़े थे कब, जब फोरियर सीरीज के केस में सारे जो हार्मोनिक्स हैं साइन के आपस में, सारे कास के हार्मोनिक्स आपस में, साइन और कास के क्रॉस वाले हार्मोनिक्स सारे आपस में क्या होते हैं, टाइम पीरियड टी पे ऑर्थोगोनल होते हैं। टाइम पीरियद टी पे ऑर्थोगोनल होते हैं तो आप कहते थे ना साइन एम ओमेगा नॉट टी इनटू साइन एन ओमेगा नॉट टी ओवर ए पीरियड टी, जहां पे फंडामेंटल पीरियड टी क्या है 2 पाई बाई ओमेगा नॉट डी टी विल बी इक्वल टू 0। वहां दोनों एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी के फंक्शन होते थे, तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे और 0 कहते थे। तो क्या कहते थे कि ये साइन एम ओमेगा नॉट टी और साइन एन ओमेगा नॉट टी, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर ओवर ए टाइम पीरियड टी। यहां पे क्या है, देखो ध्यान से, रैंडम वेरिएबल एक्स जो वैल्यू लेता है स्मॉल एक्स, रैंडम वेरिएबल वाई जो वैल्यू लेता है स्मॉल वाई, एक्स इंटू वाई कर दिया। और चूंकि रैंडम वेरिएबल है तो हर चीज किससे रिलेटेड होगी, प्रोबेबिलिटी के टर्म में मेजर कही जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय आपने प्रोबेबिलिटी कर दिया और उसका इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी से, यहां दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई हैं, तो एक्स का लिमिट माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, वाई का लिमिट माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। अगर 0 आ जाए तो आप क्या कहोगे कि रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। व्हाई दिस ऑर्थोगोनैलिटी इज सो इंपॉर्टेंट, why we study this orthogonality? You thought, कभी आपने ऐसा सोचा, कभी आपके दिमाग में ख्याल आया why we read always talk about orthogonality in case of like फोरियर सीरीज like here? तो देखो, जब फोरियर सीरीज में हम कहते हैं कि ये सारे साइन ओमेगा नॉट, साइन कास ओमेगा नॉट, ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं, साइन ओमेगा नॉट टी, साइन 2, साइन 3, साइन 4, साइन 5, कास ओमेगा नॉट टी, कास 2 ओमेगा नॉट टी, कास 3 ओमेगा नॉट टी, जब हम कहते हैं ये सारे आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो हम सिग्नल एफ टी को इन जो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स के समेशन के फॉर्म में लिख पाते हैं। बस क्या करना होता है, हर जो सिग्नल है उसका जो कोफिशिएंट है हमें वो डिसाइड करना पड़ता है, वो हम फार्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं और इस तरह से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं किसको, एक एफटी सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ साइनोसाइडल एंड कोसाइनोसाइडल हार्मोनिक्स, है ना। तो हम ब्रेकअप कर पाते हैं, हम इजीनेस आ जाता है हमारा, हमें एक सिग्नल एफटी को हम साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल हार्मोनिक्स में इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्थोगोनल साइनोसाइडल एंड कोसाइनोसाइडल सिग्नल्स ओवर टाइम पीरियड टी। तो उनके टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, लीनियर समेशन उनका करना होता है, बस कुछ नहीं करना होता है, हर जो सिग्नल है साइन कास का जो हार्मोनिक है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमें डिसाइड करना होता है और उसके लिए आप ए एन बी एन का फार्मूला पढ़ते हो, वो कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हो और उनके फिर लीनियर समेशन के फॉर्म में आप साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल के लीनियर समेशन के फॉर्म में आप सिग्नल एफटी को एक्सप्रेस कर पाते हो। यहां देखो, जब दो रैंडम वेरिएबल्स ऑर्थोगोनल होंगे, तो देखो दो वेरिएबल ऑर्थोगोनल होंगे तो यहां पे इसका क्या यूज है, मैं बस हिंट दे दे रहा हूं, ये आपके मतलब जो कोर्स में है इतना सब कुछ नहीं है, मैं एक हिंट दे दे रहा हूं बस। क्या होता है, आप जब एक आपका क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम में, देखो इसका ऑर्थोगोनैलिटी का यूज कहां आता है, एक इंड पे आपका सोर्स है, उसको आपने, सोर्स भी रैंडम नेचर का होता है, उसको आपने एक्स मान लिया, है ना। जब आपने सिग्नल भेजा आपने, सिग्नल के साथ आपके क्या हुआ,
जब जिस मीडियम से सिग्नल गुजरा उस मीडियम में नॉइज रही होगी, कोई मीडियम ऐसा होगा ही नहीं जो नॉइज फ्री हो एब्सोल्युटली, है ना। तो नॉइज ऐड हो गई, तो जब आपका रिसीवर एंड पे आपने रिसीव किया तो वहां एक तरह से सिग्नल प्लस नॉइज दो चीजें मिलेंगी। सिग्नल भी एक तरह से जो रिसीवर एंड पे मिल रहा है वो आप डिटरमिनिस्टिक नहीं है, वो रैंडम इन नेचर है। अगर डिटरमिनिस्टिक होता तब तो आपको रिसीवर को पता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, फिर तो उसमें इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो यानी कि जो सिग्नल मिलने वाला वो भी रैंडम इन नेचर है और जो नॉइज है वो रैंडम इन नेचर तो है ही। तो अब देखो दोनों चीजें जब रैंडम है, दो चीजें हैं, तो हम जो सिग्नल मिलता है और नॉइज मिलता है वहां से हम अपने सिग्नल को बाइफरकेट कहते हैं। जब सिग्नल को बाइफरकेट करते हैं उस सिग्नल प्लस नॉइज से, उसको हम एक नाम देते हैं रैंडम वेरिएबल की एनालिसिस में, कहते हैं एस्टिमेशन। क्या कहते हैं उसको? एस्टिमेशन करना। और जब हम एस्टिमेशन करते हैं और अगर हमें पता हो है कि अगर ये जो दो रैंडम चीजें हैं एक्स एंड वाई हैं एक तरह से, वहां रैंडम प्रोसेसेस आ जाएंगे बस, लेकिन रैंडम प्रोसेसेस में भी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ना, तो रैंडम वेरिएबल्स की ही हम बात करते हैं। तो यहां जो दो चीजें हैं अगर ऑर्थोगोनल हो जाएं, दोनों चीजें अगर ऑर्थोगोनल हैं तो वहां से एस्टिमेट करना, ऑर्थोगोनैलिटी अगर हमें पता चल गई कि एक्स और वाई ऑर्थोगोनल है तो वहां से एस्टिमेट करना सिग्नल को, वहां से एस्टिमेट करना नॉइज को, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। हम आपने सिग्नल को क्या कर पाते हैं? एस्टिमेट कर पाते हैं इफ वी आर नो इन अ बेटर वे, इफ वी आर नोइंग दैट एक्स एंड वाई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। एक्स और वाई ऑर्थोगोनल हो गए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास ऑप्शन में आ जाती हैं, एंड बाय यूजिंग दोज प्रॉपर्टीज वी कैन एस्टिमेट आवर सिग्नल फ्रॉम दैट रिसीव्ड एक्स सिग्नल एंड नॉइज। हम उससे एस्टिमेट कर पाते हैं, तो वहां इस ऑर्थोगोनैलिटी का यूज आता है। समझ में आई बात? इसलिए हम ऑर्थोगोनैलिटी में थोड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी अगर है तो उस ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम एस्टिमेशन कर पाते हैं अपने सिग्नल का एक तरह से। समझ में आई बात? इसलिए ऑर्थोगोनैलिटी का हमारे जब रैंडम वेरिएबल्स ऑर्थोगोनल है तो उसका हमारे पास यूज आता है। तो अगर हमें जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई 0 मिला, हम समझ गए ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं और इसकी वजह से बहुत सारे चीजें मेरे पास ऑप्शन खुल गए जिनका यूटिलाइजेशन करके मुझे एस्टिमेशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। वहां पे हम इसका यूज करते हैं। समझ में आई बात? जैसे हमने जान लिया साइन के जितने हार्मोनिक्स हैं आपस में ऑर्थोगोनल है, कास के जितने हार्मोनिक हैं आपस में, और ये क्रॉस भी आपस में, साइन और कास के हार्मोनिक्स भी आपस में ऑर्थोगोनल है। तो हमें जैसे ये पता चला, हमने एक सिग्नल एफ टी लिया जो टाइम पीरियड टी है, उसको इस ऑर्थोगोनल सिग्नल्स के लीनियर समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बस सारे जो हार्मोनिक्स हैं उनका कोफिशिएंट हमें पता करना होगा और उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला आ जाता है, उस फार्मूले से डिसाइड करके हम सारी चीजें एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो ऑर्थोगोनैलिटी पता चलने पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जो चीजें हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ये ऑर्थोगोनैलिटी हमें फ्रीडम देती है, इसीलिए हम ऑर्थोगोनैलिटी को बार बार पढ़ते हैं। समझ में आता है? अब हम निकालते हैं, मैंने कहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने निकाल लिया जब समेशन ऑफ मोर देन वन रैंडम वेरिएबल्स हो, है ना, मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में रैंडम वेरिएबल को एक्सप्रेस किया गया हो, है ना, मोर देन वन रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उस केस में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना सीखा था। और मैंने बताया था जो ई ऑपरेटर है, ई जो बाहर रहता है, ये प्लस और माइनस पे एज इट इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि है वो तो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन प्लस और माइनस पे इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ई भी इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ में बात आई? तो अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि ax प्लस बी वाई नेचर का अगर मेरे पास रैंडम वेरिएबल हो, उसका वेरिएंस फाइंड आउट करना हो, उसका वेरिएंस, इसका फार्मूला आपको रटवा दिया जाता है। जैसे मैं ले लूं z एक रैंडम वेरिएबल है विच इज नथिंग बट द समेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई, प्लस हो सकता है c प्लस c इंटू तीसरा रैंडम वेरिएबल आ जाए x1, चौथा रैंडम वेरिएबल आ जाए x2, है ना, प्लस dx2, कई सारे रैंडम वेरिएबल का समेशन है। ठीक है, अब मुझे बताना है वेरिएंस ऑफ z क्या होगा। वेरिएंस ऑफ z मुझे बताना है क्या होगा। इसका फार्मूला आप लोगों ने रट्टा मार रखा होगा, मैं इसको डिराइव कर देता हूं। अब ध्यान से देखो वेरिएंस ऑफ z होता क्या है। पहले मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z निकाल लेता हूं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z क्या होगा, इसको मैं कह दूंगा म्यू ऑफ z। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जिसको हम कहेंगे मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल z, म्यू z इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस बी वाई। और ई ऑपरेटर क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर, और ये प्लस और माइनस पे इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी वाई। ठीक है, और ax का क्या होता है, a ये म्यू एक्स हो गया, प्लस b
ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई म्यू वाई हो गया, ठीक है ना। तो म्यू जेड आपका ये आ गया। और मैंने वेरिएंस किसी रैंडम वेरिएबल का लिखना सिखाया था। वेरिएंस अगर आप जेड मुझे लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, अगर आप लिखना सीखे हो तो सब कुछ कर सकते हो, आप लिखना नहीं सीखते हो इसीलिए आप रट्टा मारते हो। मैं तो कोई रट्टा नहीं मारता हूं, मैं कभी भी दोगे मैं डिराइव कर दूंगा। वेरिएंस ऑफ जेड क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड माइनस इसका जो मीन है म्यू जेड, उसके होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू। जितने जेड सैंपल वैल्यूज लेता है उन सैंपल वैल्यूज की मीन से डिस्टेंस और उस डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस हर सैंपल की डिस्टेंस आप म्यू जेड से मेजर करोगे, और उस मतलब वो मेजर कैसे करोगे, जेड माइनस म्यू जेड करके उसका स्क्वायर कर दोगे ताकि प्लस का भी वेटेज आए, जो डिस्टेंस प्लस आए, जो डिस्टेंस माइनस आए उसका भी वेटेज आए। फिर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, सारे सैंपल की डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर, और साथ में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाओ और इसका समेशन करते जाओ तो वेटेड एवरेज आ जाएगा। और वेटेड एवरेज जब इसका आ जाएगा, उसी वेटेड एवरेज को हम किससे लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और इसी को हम कहते हैं वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। यही तरीका होता है और तो कोई तरीका होता नहीं है। सारे सैंपल की मीन से डिस्टेंस मेजर की, उसका स्क्वायर किया, अब उस सैंपल की जो प्रोबेबिलिटी होगी जिसकी डिस्टेंस आपने मीन से मेजर की, उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो स्क्वायर करके, और ये सारे सैंपल पे करो और ऐड कर दो, उसी को एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, इसी को वेटेड एवरेज कह देते हैं। जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसका वेटेड एवरेज निकाल लो, किसी की डिस्टेंस ज्यादा है किसी की कम है विद सम प्रोबेबिलिटी, और उसी डिस्टेंस के स्क्वायर का वेटेड एवरेज निकाल दे रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस, है ना। ये ज्यादा या कम क्या सिग्निफाई करता है बता दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो यहां से निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड कितना है बताओ, ax प्लस बी वाई, ठीक है ये लिख दिया, माइनस म्यू जेड की वैल्यू कितनी है, a म्यू एक्स प्लस बी म्यू वाई, और माइनस माइनस जब माइनस अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा, बताओ इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखते जाओ, आप फार्मूला डिराइव करते जाओगे। देखो इसको मैं इसके साथ ले लेता हूं तो आ जाएगा a एक्स माइनस म्यू एक्स, मैं क्यों साथ ले रहा हूं आप समझ गए होंगे। x माइनस म्यू एक्स का होल स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएंस ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है, प्लस माइनस प्लस b इंटू वाई माइनस म्यू वाई, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक करते हैं स्क्वायर को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर x माइनस म्यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y माइनस म्यू वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी एक्स माइनस म्यू एक्स वाई माइनस म्यू वाई, ठीक है समझ में आ गया। अब एक्सपेक्टेड ई ऑपरेटर तो लीनियर ऑपरेटर है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस माइनस पे, तो पहले पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या, ए स्क्वायर एक्स माइनस म्यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर वाई माइनस म्यू वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2ab एक्स माइनस म्यू एक्स वाई माइनस म्यू वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या आ जाएगा ये वेरिएंस ऑफ जेड। अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स क्या है, एक रैंडम वेरिएबल, उसका स्क्वायर भी क्या हो गया, एक रैंडम वेरिएबल, और ए स्क्वायर कांस्टेंट है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इनटू ए रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बच जाएगा अंदर रैंडम वेरिएबल केवल, तो ए स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बच गया, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया, प्लस बी स्क्वायर बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, ये एक रैंडम वेरिएबल है, कांस्टेंट इनटू रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट बाहर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो रैंडम वेरिएबल अंदर है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या बचा, y माइनस म्यू y का होल स्क्वायर, वो हो गया वेरिएंस ऑफ क्या y, ठीक है। प्लस यहां भी देखो x माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई क्या है, एक रैंडम वेरिएबल तो है, x रैंडम वेरिएबल है तो x माइनस म्यू एक्स भी एक रैंडम वेरिएबल, y रैंडम वेरिएबल है तो y माइनस म्यू वाई रैंडम वेरिएबल, तो प्रोडक्ट एक रैंडम वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू और रैंडम वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या, x माइनस म्यू एक्स y माइनस म्यू वाई, और ये क्या लिखा हुआ है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, यही लिखा हुआ है, यही तो होता है कोवेरिएंस।
और अगर मैं कहूं इफ, अब इसी में केस बना दें, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कह दे, आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, देन क्या हो जाएगा? अगर x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो आपको पता है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? अनकोरिलेटेड होते हैं, हमेशा गारंटीड है। अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो दे विल डेफिनेटली बी अनकोरिलेटेड, एंड जब वो डेफिनेटली अनकोरिलेटेड रहेंगे तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0 हो जाता है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ही बताता है कि वो कोरिलेटेड है कि अनकोरिलेटेड है। अगर अनकोरिलेटेड है दो रैंडम वेरिएबल तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या आएगा? 0। तो उस केस में वेरिएंस ऑफ जेड क्या हो जाएगा? देन वेरिएंस ऑफ जेड विल बी इक्वल टू नथिंग बट ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ क्या? वाई सिंपली। वैसे भी ax का, जब हम ax का वेरिएंस निकालते हैं केवल तो a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होता है, केवल by का निकालते हैं तो b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y होता है ना, b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y होता है। ax प्लस by का निकालेंगे तो a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x जैसा होता था, b है तो y के साथ b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y आएगा, जैसा कि सिंगल by में होता वैसा हो रहा है, प्लस साथ में 2ab इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आ जाता है। और अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या? a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x एंड b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, इंडिपेंडेंट है तो अनकोरिलेटेड डेफिनेटली होंगे, लेकिन हो सकता है डिपेंडेंट भी हो और तब भी अनकोरिलेटेड हो। भाई दोनों केसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट होंगे तो अनकोरिलेटेड ही होंगे, गारंटीड है। डिपेंडेंट जब होते थे रैंडम वेरिएबल तो अनकोरिलेटेड भी हो सकते हैं और कोरिलेटेड। तो अगर डिपेंडेंट का केस हुआ इफ, और आपको दे दिया एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड, इफ एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड, इंडिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिकली अनकोरिलेटेड हो गए, और अनकोरिलेटेड है तो अनकोरिलेटेड। अब अगर मैंने कहा एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड, तो अनकोरिलेटेड अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, दोनों केसेस है। रिवर्स में मैंने ये बताया था आपको, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है तो एक ही केस हो सकता है कि वो अनकोरिलेटेड होंगे, गारंटीड। लेकिन अनकोरिलेटेड है तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट होके अनकोरिलेटेड हो सकते हैं, या डिपेंडेंट होके भी अनकोरिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है ना? तो केवल ये दिया है एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड, और जैसे अनकोरिलेटेड आ गया, अब चाहे एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, इट डजंट मैटर, बस एक्स एंड वाई अनकोरिलेटेड है ये पता है, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई तो 0 ही आएगा अनकोरिलेटेड में। तो भी वेरिएंस ऑफ जेड क्या आएगा? ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। तो अगर अनकोरिलेटेड है तो भी यही रिलेशन, और इंडिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिकली अनकोरिलेटेड हो ही जाएंगे, और अनकोरिलेटेड है इसीलिए ये वाला टर्म 2ab कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0 हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट है तो उसका रिजल्ट तो अनकोरिलेटेड होना है ही, और इसीलिए ये वाला टर्म गायब। और अनकोरिलेटेड है ये हमें पता है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है ये हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि अनकोरिलेटेड है तो भी ये रिलेशन a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y आएगा। तो ये रिलेशन आता कैसे, ये आपको समझ में आना चाहिए। लोग डायरेक्टली फार्मूला बता देते हैं, कैसे ये आया कैसे नहीं आया कुछ बताते नहीं, पता नहीं क्यों। सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी मैथ से कुछ है ही नहीं, इसको मैं हर तरीके से प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है ना? तो ये वेरिएंस का। इसी तरह से अगर 3 रैंडम वेरिएबल आ जाते हैं, देखो उसको भी आप कर सकते हो, उसको भी आप ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो, उसमें फिर कई सारे टर्म आने लगेंगे। ठीक है ना? लेट्स से अगर ये आ जाता आपका, है ना, अगर एक से ज्यादा होते तब भी फार्मूला आप बना सकते थे, है ना। इंडिपेंडेंट होंगे तो कोवेरिएंस वाले सारे टर्म 0 आएंगे, ये याद रखना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है अगर आपस में रैंडम वेरिएबल तो कोवेरिएंस हमेशा 0 आएगा, तो कोवेरिएंस वाले सारे टर्म गायब हो जाएंगे। अगर यहीं पे एक और आ जाता, लेट से c इंटू लेट से यहां पे a x1 ले लो प्लस b x2 ले लो प्लस c x3 ले लो, तो देखो ध्यान से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z कितना हो जाता। सिंपली आप जल्दी जल्दी बता दो, मैं अब डायरेक्ट फार्मूला डिराइव कर रहा हूं। म्यू z कितना हो जाता, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप यहां लगाते, लीनियर ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो ये आ जाता म्यू x1 प्लस b म्यू x2 प्लस c म्यू x3 आता ना, ई लगता है यहाँ पे और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू bx2 प्लस वहां से आ गया। अब देखो वेरिएंस ऑफ z क्या होता, वेरिएंस ऑफ z निकाल देते हैं, क्या हो जाता
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड माइनस म्यू जेड का होल स्क्वायर, जेड की वैल्यू रख दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड म्यू जेड कितना है, a म्यू x1 माइनस a म्यू x1 प्लस b म्यू x2 प्लस c x3 माइनस अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा म्यू x2 माइनस c म्यू x3, कोई दिक्कत है, और इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो मैं क्या ले लूंगा, ax1 माइनस a म्यू x1 को एक साथ, bx2 माइनस b म्यू x2 एक साथ ये, और फिर स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर x1 माइनस म्यू x1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x2 माइनस म्यू x2 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x3 माइनस म्यू x3 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab इंटू x1 माइनस म्यू x1 x2 माइनस म्यू x2 ये आ गया, प्लस 2ac x1 माइनस म्यू x1 x3 माइनस म्यू x3 प्लस 2 क्या bc आ जाएगा x2 माइनस म्यू x2 x3 माइनस म्यू x3, ठीक है ना, यही कॉम्बिनेशन बनेंगे, यही स्क्वायर करने पे तो यही आएगा ना। अब एक्सपेक्टेड ये ई ऑपरेटर तो लीनियर ऑपरेटर है, ये प्लस माइनस पे एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस ए स्क्वायर x1 माइनस म्यू x1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 माइनस म्यू x1 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ x1 आ गया। वेरिएंस ऑफ x1 कैसे लिखते हैं, x1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 माइनस म्यू x1 का होल स्क्वायर, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, कहते हैं वेरिएंस ऑफ x1। जैसे वेरिएंस ऑफ z क्या है, z माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू z जो z की है म्यू z, उसको घटाओ z में से और स्क्वायर कर दो, तो यहाँ क्या है x1, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू घटाई और स्क्वायर कर दी, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें तो वेरिएंस ऑफ ये है। दूसरा टर्म क्या दे देगा, b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ क्या x2 प्लस तीसरा टर्म दे देगा c स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x3 प्लस क्या जाएगा 2ab, ये क्या लिखा हुआ है, कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 प्लस 2ac कोवेरिएंस ऑफ क्या लिखा हुआ है x1 और x3 लिखा हुआ है कि नहीं, प्लस 2bc कोवेरिएंस ऑफ क्या लिखा हुआ है x2 एंड x3, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो कोवेरिएंस क्या होता है, दो रैंडम वेरिएबल का कोवेरिएंस होता है, तो यहाँ x1 x2 x3 में दो रैंडम वेरिएबल के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, x1 x2 x2 x3 एंड x1 x3, तीनों के कोवेरिएंसेस हैं यहाँ पे, और सबके वेरिएंसेस तो हैं ही, सबके a का कोफिशिएंट का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1, b का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2, c का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x3, फिर 2 इंटू ab x1 x2 का कोवेरिएंस, 2 इंटू bc x2 x3 का कोवेरिएंस, 2 इंटू ac x1 x3 का कोवेरिएंस। अब अगर यहीं पे कह दे कि x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट हैं, तो x1 x2 आपस में इंडिपेंडेंट, x2 x3 आपस में इंडिपेंडेंट है, और x1 x3 आपस में इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है तो अनकोरिलेटेड होंगे, ये सारे कोवेरिएंसेस जीरो हो जाएंगे, बचेगा क्या, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 b स्क्वायर a, है ना। या कह दें कि x1 x2 x3 अनकोरिलेटेड है, तो भी फार्मूला क्या आ जाएगा, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 प्लस c स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x3, क्योंकि अनकोरिलेटेड के केस में कोवेरिएंस क्या होता है, दो रैंडम वेरिएबल का जीरो होता है अनकोरिलेटेड के केस में, और इंडिपेंडेंट है तो अनकोरिलेटेड ही होंगे और कुछ हो ही नहीं सकते। तो आप वेरिएंस जब मोर देन वन रैंडम वेरिएबल का आएगा तो इस तरह से आपको फार्मूला रटवाया जाता है, रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल हो गए, सब आप दिमाग में देखो, ये फार्मूला मैं दिमाग में डिराइव कर सकता हूं कि क्या आने वाला है, ये कैलकुलेशन ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, हर बार ऐसे ही केस बनाना है और कुछ करना नहीं है ना, हर बार ऐसे ही केस बनाना है, कुछ करना नहीं है बेटा, है ना, हर बार। तो आप थोड़े से लॉजिकल हो गए, थोड़े से, तो आप सब कुछ इजीली डिराइव कर लोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूं एक क्वेश्चन लेने गेट का, गॉसियन रैंडम वेरिएबल पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है, उसी क्वेश्चन से मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने की आपको कोशिश करूंगा, उसी क्वेश्चन में क्या क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को कितना बेहतरीन बना सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपको गेट क्वेश्चन से सोचने के, गेट क्वेश्चन को तो सॉल्व किया करो, उससे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है अगर विजुलाइज कर लोगे, तो अब उस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको कुछ पेन उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 100% बनना होगा, क्योंकि आपको प्रोसेस पता है कि क्या क्या हो सकता है ना, और कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, उसी को थोड़ा बहुत घुमा के गेट में पूछते रहते हैं जो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लेता हूं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है।
Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो मैंने गेट का क्वेश्चन लिया 2013 में पूछा गया गॉसियन रैंडम वेरिएबल पे। अभी तक जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो उसको आप कितना क्लेवरली, कितना अच्छे से कोरिलेट करके अप्लाई कर पाते हो किसी गिवन क्वेश्चन में, वही आपका क्या होता है, अल्टीमेट एम होता है। कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं इफ यू आर नॉट एबल टू रिलेट इट। इसीलिए मैं आपको जब भी क्वेश्चन बताता हूं तो आपको जितने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया रहता हूं बार बार रिकॉल करवाता हूं कि ये ऐसा होता है तो इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। उसका रीजन यही होता है, उन बेसिक्स को रिकॉल करो, कैसे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो क्वेश्चन में देखो बार बार। यही मिसिंग होता है आपका, कॉन्सेप्ट आपको सब समझ में आ जाता है, एप्लीकेशन मिसिंग होता है, आपको स्ट्राइक नहीं करती, वो वायरिंग उस हिसाब से हो नहीं पाई है। तो उस वायरिंग को बार बार जब रिकॉल करोगे तब जुड़ जाएगी, तब ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, खुद से सॉल्व करो, और मैं इस क्वेश्चन में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना के क्वेश्चंस बनाया जा सकता है उसको सॉल्व करने की आपको तुरंत कोशिश करता हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ध्यान से। लेट u and v be two independent zero mean Gaussian random variables, zero mean Gaussian random variables of variances 1/4 and 1/9 respectively। तो आपके दो गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं u and v, बोथ आर इंडिपेंडेंट, पहली चीज दे दिया है इंडिपेंडेंट पहली लाइन में, और दोनों के मीन क्या है, जीरो मीन है दोनों, और वेरिएंसेस आपके गिवन है, मतलब सिग्मा स्क्वायर आपके गिवन है, एक का 1/4 एक का 1/9। द प्रोबेबिलिटी दैट p 3v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2u इज, और जिसको अच्छे से आता है वो बिना पेन उठाए आंसर टिक करके आ सकता था। मैं इसका आसानी से आंसर टिक करके एग्जाम में आ जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं। जितने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाए थे सब अभी रिकॉल कर दूंगा गॉसियन से रिलेटेड। अब ध्यान से सुनो, u क्या है, एक जीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन जीरो है और सिग्मा स्क्वायर इज 1/4। v क्या है, एक आपका क्या आ गया, क्या आएगा, जीरो मीन 1/9 रैंडम वेरिएबल। अब मुझे प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी देखो, आप मन में ही ये सारी चीजें कर सकते थे जो मैं करने जा रहा हूं। 3v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2u, आपको बड़ा टफ लग रहा होगा। पहले ज्वाइंट पीडीएफ निकालते हैं दोनों का, ज्वाइंट पीडीएफ इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करके फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम थोड़ा सा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे भाई साहब। गॉसियन के केस में ये सब इनइक्वालिटी सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे और गॉसियन से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट तय है, कभी भी आ सकता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज इनहेरेंट है इतनी बेहतरीन है, उसको यूटिलाइज करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3v - 2u ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। अब देखो 3v - 2u, इसको मैं एक रैंडम वेरिएबल अगर z मान लूं, लेट्स से इसको एक रैंडम वेरिएबल z मान लूं, 3v - 2u। अब मुझे बताओ अगर v एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है तो 3v भी क्या होगा, गॉसियन रैंडम वेरिएबल। क्योंकि अगर x, मैंने बताया था x अगर यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल तो ax भी यूनिफॉर्म नेचर का आएगा। क्यों, क्योंकि 3v का जो पीडीएफ होगा वो क्या होगा, 3v का पीडीएफ गॉसियन वाला ही पीडीएफ रहेगा, बस उसकी स्केलिंग हो जाएगी। स्केलिंग होके वो या तो थोड़ा फैल जाएगा या तो थोड़ा सिकुड़ जाएगा, यही तो होता था। तो मैंने बताया था आपको ax, अगर x जिस नेचर का होगा वैसा ही ax का भी नेचर होगा, और वैसा ही नेचर ax + b का भी होगा। ax + b के केस में आप स्केलिंग भी करते हो पीडीएफ फाइंड आउट करते वक्त, और शिफ्टिंग भी। शिफ्टिंग और स्केलिंग से शेप केवल फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा, शिफ्टिंग से बस वो एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेचर गॉसियन है तो गॉसियन आएगा, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर आएगा। तो आपका जो 3v है ये भी एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल ही आने वाला है, और 2u भी एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल आने वाला है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3v + -2u लिख सकता हूं। और आपको पता है अगर v और u इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है 3v और 2u भी इंडिपेंडेंट होंगे, 3 तो कांस्टेंट है, तो 3v जो रैंडम वेरिएबल आएगा और जो 2u रैंडम वेरिएबल आएगा या -2u, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि
v जब u से इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है 3v भी 2u से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना, कोई बात ही नहीं, क्योंकि इसमें रैंडम 3v में भी रैंडमनेस किस वजह से, v की वजह से, 2u में भी रैंडमनेस किस वजह से, u की वजह से है, 2 तो कांस्टेंट है -2, तो जब v और u इंडिपेंडेंट है तो 3v और -2u भी इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर कोई रैंडम वेरिएबल z दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के समेशन के फॉर्म में लिखा है, 3v एक रैंडम वेरिएबल है प्लस -2u एक रैंडम वेरिएबल है, दोनों गॉसियन रैंडम वेरिएबल हैं, 3v और -2u, इनके समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इनके समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो z का पीडीएफ होगा, जो z का पीडीएफ होगा FZZ, अभी क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो गया होता, मैं बस इसकी पूरी इनहेरेंट एनालिसिस बता रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या क्या क्लिक करना चाहिए था, जो चीजें मैं यहां बता रहा हूं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए थी। तो FZZ क्या होगा, कन्वोल्यूशन ऑफ पीडीएफ ऑफ 3v कन्वोल्यूशन विथ पीडीएफ ऑफ -2u, ये भी गॉसियन है, ये भी गॉसियन है। अब ध्यान से देखो, गॉसियन है तो इस नेचर का होगा πt² कन्वोल्यूशन विथ πt², लेट से ले लेते हैं, या a ले लेते हैं, a और b ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये गॉसियन नेचर तो यही होता है, इन दोनों का कन्वोल्यूशन करना, हम टी डोमेन में ले लिए। देखो आपको पता होगा कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या होता है, कहीं a1 f स्क्वायर के बराबर, ये कांस्टेंट जरूरी नहीं कि a के बराबर, a1 इसका कुछ e⁻b1 f²। तो आपको ये पता है कि जो गॉसियन पल्स होती है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी गॉसियन नेचर का होता है, इसीलिए गॉसियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये आ गया a1 + b1 इंटू f², ये फिर से क्या आया, गॉसियन पल्स ही आया मल्टीप्लिकेशन के बाद। और इस गॉसियन पल्स का इनवर्स क्या आएगा, गॉसियन ही आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर गॉसियन है तो टाइम डोमेन में भी गॉसियन होगा, और टाइम डोमेन में गॉसियन है तो उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन भी गॉसियन आएगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, कन्वोल्यूशन गॉसियन ही आएगा। तो दो गॉसियन पल्सेस का कन्वोल्यूशन हमेशा याद रखो गॉसियन ही आना है, कुछ और आ ही नहीं सकता, इट इज नेवर पॉसिबल एट ऑल। तो यहां पे इन दोनों के कन्वोल्यूशन से जो z का पीडीएफ आएगा, इट विल आल्सो बी नथिंग बट गॉसियन, इट विल आल्सो नथिंग बट गॉसियन आएगा। ये चीज आपको इंटरप्रेट करके जो इंफॉर्मेशन अभी तक आप पढ़े थे वो समझ में आनी चाहिए। पहली बात कि a इंटू x का नेचर वही होता है जो x का नेचर होता है, b इंटू y का वही नेचर होता है जो y का होता है, तो ये दोनों गॉसियन ही आएंगे, और उन दोनों इंडिपेंडेंट है तो उनके समेशन का जो रैंडम वेरिएबल होना उसका पीडीएफ क्या होगा, दैट विल बी कन्वोल्यूशन ऑफ 2 पीडीएफ्स। और गॉसियन के केस में बड़ी खासियत है, दो गॉसियन पल्सेस का अगर क्या करते हैं कन्वोल्यूशन तो गॉसियन ही आता है, सबसे बड़ी खासियत। अगर यही दोनों रेक्टेंगल होते या यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स होते हैं तो दोनों का कन्वोल्यूशन ट्रायंगुलर आ जाता है, यूनिफॉर्म नहीं आता, कुछ चेंज आ जाता। दोनों ट्रायंगुलर होते तो कुछ पैराबोला या कुछ और आ जाता, ठीक है। लेकिन गॉसियन ऐसा है कि दो गॉसियन का कन्वोल्यूशन गॉसियन ही आता है, गॉसियन का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी गॉसियन आता है, इसीलिए गॉसियन बहुत स्पेशल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए गॉसियन पे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज आप अभी मैं सारी लिखवा दूंगा, और इसको अभी जनरलाइज करके कुछ चीजें लिखवाने वाला हूं। और इस कॉन्सेप्ट पे जो ये क्वेश्चन आया है बहुत लाइकली है कि 2020-21 में, कभी भी 2021 में एक्चुअली क्वेश्चन आ सकता है। तो FZZ का क्या हुआ, FZZ जो पीडीएफ आएगा ये गॉसियन ही आएगा। अब देखो मैं z का मीन फाइंड आउट कर लेता हूं, और अगर आपको पता है कि कोई रैंडम वेरिएबल गॉसियन रैंडम वेरिएबल है तो उसका पीडीएफ लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसका आपको मीन पता चल जाए और वेरिएंस पता चल जाए। गॉसियन के लिए मीन और वेरिएंस पता चल जाए, आप उसका लिख सकते हो कि पीडीएफ कैसा होगा। तो देखो मैं z रैंडम वेरिएबल का पहले क्या फाइंड आउट कर लेता हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या आ गया, 3v - 2u, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 3 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v -2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u। और आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v, मीन ऑफ v दैट इज 0, तो ये 3 इंटू 0 0 -2 इंटू 0 0। तो जो z रैंडम वेरिएबल है जो कि गॉसियन है उसका मीन क्या आ गया, 0, पहली चीज, ठीक है। अब इसका वेरिएंस भी निकाल लेते हैं, अगर ज्यादा कुछ हुआ वेरिएंस क्या आ जाएगा, वेरिएंस सिंपली वेरिएंस ऑफ 3v - 2u। और आपको पता है ax + by का वेरिएंस कितना हो जाता है, a² वेरिएंस ऑफ x
बी प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस, इसको अगर प्लस लिख लो, प्लस माइनस 2 लिख लो, है ना, प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ यू प्लस 2ab, ए 3 है, b माइनस 2 है, हमने ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म लिया, 2ab कोवेरियंस ऑफ v एंड u, कोवेरियंस ऑफ v एंड u। और अगर v और u क्या है, इंडिपेंडेंट, तो कोवेरियंस क्या हो जाएगा, 0, तो आपका वेरियंस क्या आ जाएगा, इसका वेरियंस जेड क्या आ जाएगा, वेरियंस 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर वेरियंस ऑफ v, वेरियंस ऑफ v इज नथिंग बट u एंड v का है 1/9 बेटा, 1/9 है ना, प्लस वेरियंस ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ u, b स्क्वायर प्लस वेरियंस ऑफ u, वेरियंस ऑफ u किस इज नथिंग बट दैट इज 1/4, u का 1/4 है वेरियंस और v का है 1/9, तो 4 इंटू 1/4 और प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू माइनस 2, 2a 3 है b, कोवेरियंस ऑफ v एंड u, एंड कोवेरियंस 0 होता है अगर रैंडम वेरिएबल अनकोरिलेटेड हो, और अगर इंडिपेंडेंट है तो अनकोरिलेटेड होंगे ही होंगे, तो 0 आ जाएगा, तो यही बच जाएगा, तो जो कोवेरियंस वाला टर्म 0 हो जाएगा इसमें, ये 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये आएगा क्या, 9 इंटू 9 1, 4 इंटू 1, ये वेरियंस आ गया 2। तो आपके पास एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल z है जिसका एफ जेड क्या हो जाएगा, ये है आपका z, ये इसका हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसका म्यू है 0 और वेरियंस कितना है 2 है, सिंपली देखो, है ना, 9 इंटू 1/9 प्लस 4 इंटू 1/4, ठीक है ना, वेरियंस कितना है 2 है। तो हम इसका लिख सकते हैं 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, सब कुछ पता है, हम लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, हमें प्रोबेबिलिटी क्या बतानी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये सारी एनालिसिस जो अभी तक आपने पढ़ी थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई करना दिमाग से, यही सबसे ज्यादा जरूरी था। ये क्वेश्चन की एनालिसिस, ये क्या बता रहा है, z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना, z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और z का पीडीएफ आपको पता है कि एक गॉसियन है। तो किसी रैंडम वेरिएबल का अगर आपको क्या किसी रैंडम वेरिएबल की कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, किसी रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 किस रेंज को सिग्निफाई कर रहा है, 0 टू इंफिनिटी रेंज को सिग्निफाई कर रहा है। तो किसी रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, उसके पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देना है बिटवीन दैट लिमिट, एरिया अंडर कर्व पीडीएफ का निकाल देना बिटवीन दैट लिमिट। और आपको पता हो अगर गॉसियन रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीन, मतलब अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मीन के राइट हाफ में जैसा होता है वैसा मीन के लेफ्ट हाफ में होता है, इसीलिए मीन के अबाउट इसका एरिया दो भाग में बढ़ जाता है। मीन म्यू से लेके इंफिनिटी तक जो इसका एरिया होता है वही एरिया इसका होता है माइनस इंफिनिटी से लेके म्यू तक, और टोटल एरिया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पीडीएफ का 1 होता है, इसीलिए माइनस इंफिनिटी से म्यू तक या म्यू से लेके इंफिनिटी तक एरिया 1/2 होता है, ये आपको पता होगा। और देखो इस रैंडम वेरिएबल z का मीन कितना है जो गॉसियन है 0, और एरिया कहां से निकाल लो, म्यू से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, तो ये एरिया कितना आएगा 1/2। म्यू मीन के अबाउट सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक है तो म्यू टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू म्यू एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। और टोटल एरिया आपका क्या है, टोटल एरिया है आपका 1, तो माइनस इंफिनिटी से म्यू और म्यू से इंफिनिटी में एरिया कितना आएगा 1/2 एंड 1/2, तो ये आंसर कितना आ गया 1/2 टिक करके आ जाते हैं। और ये सब कैलकुलेशन आप मन में कर सकते थे कि ये गॉसियन आएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए था। उस गॉसियन रैंडम वेरिएबल का मीन 0 आएगा, वेरिएंस कुछ आएगा, यहां वेरिएंस का कुछ लेना देना भी नहीं है, मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता, तो जैसे मैंने देखा कि ये नेचर तो गॉसियन आएगा कन्वोल्यूशन से, मीन 0 है सिंपली, तो और मुझे क्या निकालना है z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो मतलब मुझे 0 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करना, और म्यू 0 है तो यानी कि म्यू टू इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर रहा हूं पीडीएफ को, वेरिएंस चाहे कुछ भी हो, ये एरिया 1/2 ही आना है, दैट इज फॉर श्योर। सीधे सीधे आप आंसर टिक कर सकते थे, है ना। तो अब देखो मैं एक जनरलाइजेशन करता हूं गॉसियन रैंडम वेरिएबल के केस में, मैं एक जनरलाइजेशन कर रहा हूं। देखो सिंपली अगर मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं x एंड y are Gaussian random variables, are Gaussian random variables, let's say with mean 0 मैं ले लेता हूं, वेरिएंस मैं बता ही नहीं रहा हूं, और वेरिएंस सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, लेट्स से सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, एंड वेरिएंस का ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि मीन का ही यूज है प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। वेरिएंस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर,
या सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर ले लो, एक्स का एक्स सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके वेरिएंसेस हैं और मुझे पता है ये दोनों बोथ आर इंडिपेंडेंट हैं, ये मुझे पता है इंडिपेंडेंट हैं। तो अब बताओ जब भी आपका z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई कोई रैंडम वेरिएबल बनाओगे तो जो z होगा आपका, ये z कैसा होगा, z विल ऑलवेज बी अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, विल बी अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ax एक गॉसियन पीडीएफ होगा, बी वाई का भी एक गॉसियन पीडीएफ, और जेड का पीडीएफ होगा ax के पीडीएफ और बी वाई के पीडीएफ का क्या कन्वोल्यूशन, दो गॉसियन का कन्वोल्यूशन आएगा। जेड एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल आएगा क्योंकि इसका पीडीएफ कैसा आ रहा है, गॉसियन, एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल विद मीन कितना आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड इज ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। एक्स का मीन 0 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स, बी का वाई का भी मीन 0 है, तो बी इंटू मीन ऑफ वाई 0, तो ये एक्सपेक्टेड क्या विद मीन 0। एंड वेरिएंस आपको निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई, है ना। प्लस को वेरिएंस वाला फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सिंपली। फिर आपका देखो, अब आपका देखो कभी भी आपसे आप इसमें प्रोबेबिलिटी ऐसी पूछ ली जाए ax इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी वाई, ये पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी, है ना, ax ग्रेटर देन बी वाई, दोनों बातें सेम है ना, ax ग्रेटर देन बी वाई, तो यहाँ ax माइनस बी वाई बन जाएगा, ax माइनस बी वाई, तो यहां माइनस की जगह प्लस कर देना और माइनस बी को b1 मान लेना। इस केस में क्या रैंडम वेरिएबल बनेगा, by को इधर लाओगे तो ax माइनस by बन जाएगा, वहां पे ax प्लस माइनस बी को मैं b1 मान लूंगा, ax प्लस b1y हो गया, जहां b1 इज इक्वल टू माइनस बी है। फिर से आपको क्या मिलेगा, जीरो मीन वाला गॉसियन रैंडम वेरिएबल ही मिलेगा, है ना, और उसका वेरिएंस होगा a स्क्वायर सिग्मा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, है ना, क्योंकि b1 स्क्वायर आएगा और b1 इज माइनस b का स्क्वायर भी b स्क्वायर आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ax ग्रेटर देन by है तो इसको मैं ax माइनस by ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करूंगा, और ax माइनस by एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है और ax माइनस by का मीन क्या है, 0 है, तो z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी में इंटीग्रेशन, और मीन से इंफिनिटी तक का इंटीग्रेशन, z एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है और गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ का इंटीग्रेशन बिटवीन म्यू टू इंफिनिटी हमेशा क्या होगा, 1/2 होगा, और मीन यहां 0 है तो 0 से इंफिनिटी के बीच में इंटीग्रेशन 0। अगर यही प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली जाती ax लेस देन आर इक्वल टू by, तो भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आती है, 1/2 आंसर टिक करते। a और b कुछ भी हो, यहाँ 3 होता चाहे 2 होता, यहाँ 1 होता चाहे 2 होता, यहाँ 4 होता, यहाँ 3 होता, इट डजंट मैटर, हर केस में इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 था। 3u ग्रेटर देन 2v, यहाँ होता 4v ग्रेटर देन 2u, तो भी आंसर यही आता, 5v ग्रेटर देन 2u, तो भी यही आंसर आता, 6v ग्रेटर देन 2u, तो भी यही आंसर आता, 3v ग्रेटर देन 4u, तो भी यही आंसर 1/2 ही आता हर केस में, ठीक है, क्योंकि हर केस में एक अलग गॉसियन रैंडम वेरिएबल मिलता, ऑब्वियसली 3v माइनस 2u के केस में एक अलग गॉसियन रैंडम वेरिएबल मिलता, 4v माइनस 2u के केस में अलग गॉसियन रैंडम वेरिएबल मिलेगा, क्यों, लेकिन जो दोनों 4v माइनस 2u वाला गॉसियन रैंडम वेरिएबल और 3v माइनस 2u वाला गॉसियन रैंडम वेरिएबल, दोनों का मीन 0 होगा, वेरिएंस अलग अलग होंगे, वेरिएंस अलग अलग होंगे क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो a और b कोफिशिएंट अगर चेंज होंगे तो वेरिएंस चेंज होगा, लेकिन मीन तो दोनों केस में क्या होगा, 0 ही होगा। 3v प्लस 2u का भी वेरिएंस मीन 0 होगा, 3v माइनस 2u के केस में भी वेरिएंस 0 होगा, क्योंकि वेरिएंस आएगा क्या, a इंटू वेरिएंस ऑफ x प्लस b इंटू वेरिएंस ऑफ y, तो a और b चाहे कुछ भी हो, मीन क्या होगा, a इंटू मीन ऑफ x प्लस b इंटू मीन ऑफ y, तो अगर x और y के मीन 0 है तो a और b चाहे कोफिशिएंट कुछ भी हो, मीन तो 0 ही आने वाला है, वेरिएंस अलग अलग आएंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y, इंडिपेंडेंट है तो, है ना।
ध्यान से। और इंडिपेंडेंट के केस में ये गॉसियन मिल रहा है क्योंकि कन्वोल्यूशन आप कर पाओगे कब, इंडिपेंडेंट के केस में, ये ध्यान रखना। तो यहां 3v 2u होता, कुछ भी होता, 3v 3u होता, तो 3v माइनस 3u का मीन तो 0 ही आता, वेरिएंस अलग हो जाता, और मीन 0 है और 3v माइनस 3u ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, या z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, जहां मुझे पता है कि z एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल विद मीन 0, तो ये 0 से इंफिनिटी में इंटीग्रेशन, और गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ का 0 से इंफिनिटी में इंटीग्रेशन, जहां 0 उसका मीन है, तो ये इंटीग्रेशन म्यू से इंफिनिटी में हो गया, जहां पे गॉसियन रैंडम वेरिएबल का एरिया क्या होता है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ का एरिया बिटवीन म्यू टू इंफिनिटी क्या होता है, हमेशा 1/2 होता है, आंसर 1/2 आता है। यहां पे भी देखो ax माइनस by क्या हो जाता, इसका मीन तो 0 ही आना था, वेरिएंस कुछ आना था, तो z लेस देन आर इक्वल टू 0, मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी से 0 में z जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि ax और माइनस by जो दोनों है गॉसियन है, और इनका कन्वोल्यूशन भी गॉसियन आएगा, जिसका मीन 0 है, और z लेस देन आर इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी, मतलब z के पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो माइनस इंफिनिटी से 0 में, और माइनस इंफिनिटी से 0 में इंटीग्रेट करने का मतलब माइनस इंफिनिटी से म्यू में इंटीग्रेट कर रहा हो एक गॉसियन पीडीएफ को, और गॉसियन पीडीएफ सिमेट्रिक होता है म्यू के अबाउट, मीन के अबाउट, सारे रैंडम वेरिएबल्स के सिमेट्रिक नहीं होते अपने म्यू के मीन के अबाउट ऑलवेज, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, लेकिन गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स 100% अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इसीलिए माइनस इंफिनिटी टू म्यू या म्यू टू इंफिनिटी में उसका एरिया अंडर कर 1/2 ही होता है पीडीएफ का, तो ये भी 1/2 आ जाता है, माइनस इंफिनिटी से 0 या माइनस इंफिनिटी से म्यू एरिया कितना आ गया 1/2, तो इस प्रोबेबिलिटी का भी वैल्यू कितनी आती 1/2। तो यहां चाहे 3v2u होता, प्रोबेबिलिटी का आंसर सेम आता, हाँ 3v2u 3v4u आ जाता, तो जो रैंडम वेरिएबल z मिलता वो अलग मिलता, 3v माइनस 2u के केस में अलग, 3v माइनस 4u के केस में अलग। हाँ, इन दोनों रैंडम वेरिएबल के मीन 0 हैं, लेकिन वेरिएंसेस अलग अलग आते हैं, वेरिएंस अलग आते हैं तो रैंडम वेरिएबल तो अलग हो ही जाता ना, उसका पीडीएफ अलग आता, मीन सेम होता लेकिन सिग्मा अलग होता, तो वो रैंडम वेरिएबल अलग हो जाता है ना। तो इस तरह से लॉजिक बताना है हमेशा, है ना। अब यहां पे देखो एक चीज और वो क्या कर सकते थे वो मैं बता देता हूं, फिर इस लेक्चर को मैं क्लोज करूंगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज सीखनी जरूरी है, कहां से क्या क्या आ रहा है, जितनी नॉलेज आपने पढ़ी थी यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज, नथिंग एल्स। देखो एक और क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते थे, देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते थे। लेट अस से ध्यान से देखना, अगर यहां पे आपको कह देते, क्या कह देते कि जो रैंडम वेरिएबल v है उसका मीन लेट से, उसका मीन वैल्यू लेट से 1 है, ठीक है, और जो u रैंडम वेरिएबल है ये भी गॉसियन है, उसका मीन 0 है। अब मीन दोनों के 0 नहीं दिए हैं, तो देखो z का मीन कितना हो जाता, z का मीन हो जाता कितना 3 इंटू मीन ऑफ v दैट इज 1, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू u का मीन 0 0, तो इसका मीन कितना हो जाता z का 3, और वेरिएंस तो आता क्या 3 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ v प्लस 2 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ u, और को वेरिएंस तो 0 होता क्योंकि u और v क्या है इंडिपेंडेंट। अब यहीं पे अगर मीन को इन्होंने 0 ना देके ये कर दिया देता, है ना। और देखो ध्यान से वो क्या पूछ सकते थे, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी फिर बन सकती थी, गॉसियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 3v माइनस 2u का जो रिजल्टेंट है वो गॉसियन ही आता, कन्वोल्यूशन, क्योंकि ये गॉसियन रिजल्टेंट तो गॉसियन विद मीन 3 और वेरिएंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो गॉसियन का z का पीडीएफ तो आप हमेशा फाइंड आउट कर सकते हो इस केस में। अब आपसे प्रोबेबिलिटी अगर यही पूछते 3v ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2u, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी दैट 3v माइनस 2u ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इसका मीन कितना है 3। तो अब ध्यान से देखो, मीन के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है रैंडम वेरिएबल z, क्या होता है सिमेट्रिक होता है रैंडम वेरिएबल z, और इसकी प्रोबेबिलिटी 3 से इंफिनिटी में 1/2 होगी, मतलब इसका इंटीग्रेशन पीडीएफ का, z के पीडीएफ का इंटीग्रेशन अगर 3 से इंफिनिटी करेंगे तो 1/2, और माइनस इंफिनिटी से 3 करेंगे तो भी 1/2 होगा। म्यू के अबाउट सिमेट्रिकल होता तो म्यू टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू म्यू क्या होता है 1/2। तो एक, अब देखो इस क्वेश्चन में पूछता ये प्रोबेबिलिटी, तो देखो मैं गेस क्या करता, z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आप इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे 0 से इंफिनिटी, और आप कह रहे हो 3 से इंफिनिटी में 1/2 है, एरिया अंडर करो, तो 0 से इंफिनिटी को दो भाग में ब्रेक कर दो, 0 to 3 एंड 3 to इंफिनिटी, तो ये देखो 3 to इंफिनिटी 1/2 आ गया, और 0 to 3 में कुछ तो एरिया होगा, तो जो ये प्रोबेबिलिटी आएगी
ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ग्रेटर देन 1/2 होगा। लॉजिक लगाओ, अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ग्रेटर देन 1/2 है, अगर एक ही ऑप्शन 1/2 से ज्यादा है, लेट्स से देखो ध्यान से, ये 1/2 है, ये 4/9 है, 4/9 इज लेस देन 1/2, 4/8 1/2 होता, 4/9 लेस देन 1/2, 5/10 होता। देखो अब यहां पे इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा कर दूं, 11 कर दूं, लेट्स से 5/9 ग्रेटर देन 1/2 हो जाता, 5/9 ग्रेटर देन 1/2 हो जाता। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि इसका आंसर 2/3 हो, मैं एक बस बता रहा हूं कि ऑप्शन में से ऑप्शन एलिमिनेट करके हो सकता है एक ही ऑप्शन बचे, मैं वो केस बता रहा हूं। ये 5/11 भी 1/2 से लेस है, 5/10 क्या होता है 1/2, 11 से डिवाइड करोगे 1/2, ये 1/2 ही है। एक ही ऑप्शन अगर 1/2 से ज्यादा है और आपको पता है कि ये 1/2 से ज्यादा आने वाला है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर टिक कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाली प्रोबेबिलिटी 2/3 आएगी, मैं बस कह रहा हूं ये 1/2 से ज्यादा कुछ आएगी। और एक ही ऑप्शन अगर मान लो वो 2/3 है ऑप्शन, अगर इसका आंसर 2/3 आना है तो एक ही ऑप्शन अगर 1/2 से ज्यादा है ऑप्शन में, तो वही आंसर हो गया। लॉजिक दिमाग में लगाओ और आंसर टिक करके आ जाओ, ठीक है। ये सब चीजें आपको दिमाग वहां गेम खेलना होता है, और यहीं से क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं कि ये कॉमन सेंस आप अप्लाई कर पा रहे हो कि आपके अंदर वो लॉजिकल थिंकिंग है कि नहीं। लॉजिकल थिंकिंग है तो आप जल्दी से आंसर टिक करोगे, टाइम बचाओगे, नहीं है तो पूरा आराम से करते रहो। अगर यही एक 1/2 वाले कई ऑप्शन हो जाते हैं, एक से ज्यादा, तो अब आप इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए क्या करते, इसके पीडीएफ को इंटीग्रेट करते बिटवीन 0 to infinity, फिर क्यू फंक्शन लगा के इसका आंसर फाइंड आउट करते, और क्वेश्चन में जरूर क्यू फंक्शन की वैल्यू गिवन होती। यहां देखो क्यू फंक्शन की वैल्यू की जरूरत नहीं थी, इसीलिए आंसर में क्यू फंक्शन का कोई यूज नहीं दिया था। लेकिन जब ये वाला कैलकुलेट करोगे 0 से इन्फिनिटी, जहां पे मीन 3 है रैंडम वेरिएबल का, तो अब क्यू फंक्शन की जरूरत शायद आपको पड़ेगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस वैल्यू, दिस इंटीग्रेशन, क्योंकि गॉसियन पल्स को इंटीग्रेट करना इज नॉट सो इजी। अब देखो इसी में एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, दिमाग को खोलो, है ना। उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करता हूं। देखो अब इसी में एक चीज क्या पूछ सकते थे, मीन आया था 3, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता था 3u 3v है, 3v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2u प्लस 3 पूछ लेते, और यहीं पे आप ढेर हो जाते। क्या देखो ये आता क्या 3v माइनस 2u ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, या आता प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और ये क्या आता इंटीग्रेशन, z के पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। कहां से कहां, 3 से इंफिनिटी में, जिस रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी उस रेंज में पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो, 3 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर दो, और 3 ही इस z रैंडम वेरिएबल का क्या है, z एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन क्या है 3, और इंटीग्रेशन आप कहां से कहां कर रहे हो 3 से इंफिनिटी। तो अगर किसी गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ को आप इंटीग्रेट करो म्यू से इंफिनिटी में, तो एरिया क्या आता है 1/2, या माइनस इंफिनिटी से म्यू में इंटीग्रेट करो तो एरिया 1/2 आता है, तो इसका आंसर भी क्या आता 1/2। अगर यही ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता और v का मीन 1 कर देते और u का 0, इंडिपेंडेंट तो है ही दोनों रैंडम वेरिएबल, है ना, तो यही आंसर कितना आ जाता, फिर से 1/2 आ जाता। तो इस तरह की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप किया करो, ना कि इस क्वेश्चन का बस सोल्यूशन किसी तरह मिल गया, हाँ हो गया, अरे ऐसे करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस क्वेश्चन में, कैसे कैसे इस चीज को घुमाया जा सकता है, वो सारी चीजें आप सोचने की कोशिश किया करो, कितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं। तो जो आप पढ़ते थे ax का नेचर मैंने बताया था, x का जैसा नेचर होगा ax के पीडीएफ का भी नेचर वैसा होगा, by के पीडीएफ का वैसा, और गॉसियन ऐसा है कि दो गॉसियन का अगर कन्वोल्यूशन करें तो z अगर कोई रैंडम वेरिएबल समेशन के फॉर्म में, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के समेशन के फॉर्म में है, तो उसका पीडीएफ कन्वोल्यूशन ऑफ ऑल द पीडीएफ्स होता है। और गॉसियन अगर सारे हैं तो गॉसियन के कन्वोल्यूशन कितनी भी बार कर लो, ओवरऑल गॉसियन ही आना है। और फिर अगर और गॉसियन का पीडीएफ लिखने का क्या तरीका है, उसका मीन और वेरिएंस पता हो तो समेशन के फॉर्म में अगर हो तो मीन पता कर सकते हो, अगर सबके मीन पता हो, और सबके वेरिएंसेस पता हो तो वेरिएंस पता कर सकते हो। अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस वाले फैक्टर्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि कोवेरिएंस 0 हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट केवल वेरिएंस वाले फैक्टर आएंगे, और सबके अगर वेरिएंस पता है गॉसियन रैंडम वेरिएबल के, तो जो समेशन के फॉर्म में रैंडम वेरिएबल z लिखा है उसका भी वेरिएंस आपको पता है, तो आप z का पीडीएफ तो निकाल ही सकते हो। फिर किसी भी रेंज की प्रोबेबिलिटी दी जाए आप बता सकते हो। अगर ऐसी रेंज आ गई जिसको डायरेक्टली आप जानते नहीं हो कि ये एरिया सिमेट्रिसिटी से 1/2 होता है या
1 होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्यू फंक्शन की वैल्यू देंगे क्वेश्चन में, ताकि क्यू फंक्शन के फॉर्म में आप उस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करो। गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ को इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू क्यू फंक्शन के फॉर्म में लाओ और क्यू फंक्शन के फॉर्म में लाओ और उस क्यू फंक्शन की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज करो, फिर आंसर निकालो। तो ये इतनी सारी पॉसिबिलिटी इसी एक क्वेश्चन में बन सकती हैं। ये आपके ब्रेन को खोलने के लिए है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी 3v3 होता तो भी आंसर 1/2 आता। ये इसमें दिमाग है, ये इसमें लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल ब्रेन है। जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी उसका एप्लीकेशन है। एएक्स का पीडीएफ कैसा होगा उसका एप्लीकेशन है। गॉसियन का कन्वोल्यूशन करो तो गॉसियन आता है, गॉसियन का फूरियर ट्रांसफॉर्म लो तो गॉसियन आता है, ये इसका एप्लीकेशन है। तो गॉसियन इसीलिए सो इंपॉर्टेंट है। इस पे कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकता हूं, और जिसको इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं पता वो घूमता रहेगा, जिसको पता है वो 1 मिनट में करके आ जाएगा। मैं इसको इजीली, ये क्वेश्चन होता तो भी मुझे स्ट्राइक कर जाता, कोई भी क्वेश्चन में इजीली स्ट्राइक कर जाता। इतना आपको डाटा देख के थोड़ा सा दिमाग में बनना चाहिए वायरिंग। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसको यूज करके रिकॉल करो, ये वायरिंग फिर बन जाएगी, फिर आप भी इसी तरह से क्वेश्चन इजीली करने लगोगे। ठीक है, तो अब मेरी तरफ से ऑलमोस्ट रैंडम वेरिएबल फिनिश हो गया है। अगर एक आध लेक्चर मुझे लगेगा तो क्वेश्चन के लेक्चर लेके आऊंगा। अब ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट फिनिश हो चुके हैं। क्वेश्चन के लेक्चर एक आध गेट के अगर मुझे और क्वेश्चन अच्छे लगे और मुझे कोई और अच्छा क्वेश्चन अनसॉल्व कहीं मिला तो एक आध लेक्चर और लूंगा, नहीं तो रैंडम वेरिएबल फिनिश। उसके बाद रैंडम प्रोसेस पढ़ेंगे, और रैंडम वेरिएबल अगर जितना पढ़ा है अगर इतना अच्छे से कर लिया, रैंडम प्रोसेस केक वॉक होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। ओके।